हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यानी उत्तल दर्पण के लिए हम लोग आज मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। दर्पण फार्मूला किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, यानी मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लगा चुके हैं पिछले चैप्टर में। इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए हम लोग दर्पण सूत्र निकालेंगे। इसमें आज के लेक्चर में सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन भिन्न भिन्न तरीके से करेंगे, और डेरिवेशन के बाद इससे फार्मूले पर आधारित कुछ सिंपल प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करें। डेरिवेशन शुरू किया जाए। डेरिवेशन शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले रेज डायग्राम बनाते हैं। रेज डायग्राम बनाएंगे। किरण आरेख, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आप सभी लोग जानते हो। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ रखी जाए, उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। यानी मान लें कि हमारा ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने ये हम एक मुख्य अक्ष खींचे, इस पर इसके सामने एक वस्तु हमारी रखी हुई है ओ डैश। सपोज दैट दिस इज ओ डैश। एक वस्तु रखी है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, एक किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के जो समांतर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो है फोकस से होकर जाती हुई पर ये चली जाएगी, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से होकर के जा रही है। यानी ये किरण ऐसे गई, इस रास्ते में, इस दिशा में गई, और ये फिर इस दिशा में वापस चली गई। इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष को, उसको हम फोकस कहते हैं। दूसरी किरण हम इसके वक्रता केंद्र की तरफ लेकर चलते हैं। दूसरी किरण इसके हम वक्रता केंद्र की तरफ लेकर चलते हैं। वह आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर चलती अथवा चलती हुई प्रतीत होती है तो उसी दिशा में वापस लौट आती है। यानी ये वापस चली जाएगी तो हमें लगेगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। मीनिंग दैट प्रकाश की किरण ये इस रास्ते में गई, इस रास्ते से, और फिर यहाँ से परावर्तित होकर के इसी रास्ते से वापस हो गई। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र की तरफ जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। सपोज दैट ये प्रतिबिंब हमारा बना आई डैश। ये प्रतिबिंब हमारा क्या बना? आई डैश। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो है यहाँ से सपोज दैट यम है, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं। ये है लंब यन और ये हमारा है ध्रुव। ये पॉइंट जो है ध्रुव है। सिंपल तरीका
मुख्य अक्ष के सामने रखी गई वस्तु ओ ओ डैश का सीधा और आभासी प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। इस किरण आरेख में हमको दो त्रिभुज पहले देखें हम। एक त्रिभुज देखें ओ डैश ओ सी और दूसरा त्रिभुज आई डैश आई सी में। दो त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है। ओ डैश ओ सी यानी ये त्रिभुज इस तरह से कुछ मिलेगा, ऐसे ये इस तरह से मिल रहा है, ये यूँ है और एक यहाँ है। ओ ओ डैश है, ये है आई आई डैश और ये है सी। ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं ओ ओ डैश सी आई डैश आई सी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ सेम है? ये हमारा वस्तु था, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। साथ ही साथ ये एंगल जो है दोनों में है, कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी ऑलरेडी बराबर होता है। ऐसी दशा में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अथवा समान कोणिक होंगे। अगर समरूप हैं तो हम क्या कहेंगे इसको कि इनकी साइड्स में संगत भुजाओं का अनुपात निश्चित होता है या संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी में कोण ओ डैश ओ सी, कोण ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू कोण आई डैश आई सी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरा कोण ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू कोण आई सी आई डैश। इसको हम क्यों ऐसा है? क्योंकि यह जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दैट इज़ कॉमन जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। इसलिए त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी समान कोणिक हैं, समान कोणिक हैं। अतः ओ ओ डैश ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होगा इतनी दूरी बटे इतनी दूरी। यानी ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, आई आई डैश ये बराबर होगा ओ सी, पहले वाला ओ सी बटे आई सी, ओ सी बटे आई सी। इसको हम कर दें समीकरण नंबर 1 कर दें। दूसरा एक त्रिभुज और हमको मिलेगा यम यन यफ और दूसरा त्रिभुज मिलेगा आई डैश आई एफ। इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? ये दोनों 90 डिग्री हैं, इसको हमने लंब डाला था, ये 90 डिग्री, ये 90, ये कॉमन है। इसलिए ये जो है दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। यानी ये चीज़ जो है ऐसे बना हुआ है, इसको हम ऐसे बना लें, ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ये है यम, ये है यन और ये है आई डैश आई है, ये आई डैश आई है और ये है यफ। ये एंगल 90 डिग्री, ये दोनों उभयनिष्ठ है इसलिए समान कोणिक है। हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में कोण यम यन यफ इज इक्वल टू कोण आई डैश आई एफ
आई डैश आई एफ, ये क्यों है? क्योंकि दोनों समकोण हैं। कोण यन एफ यम बराबर होगा कोण आई एफ आई डैश, आई एफ आई डैश, आई एफ आई डैश। ये क्यों है? ये चूंकि है आपका उभयनिष्ठ, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः यम एन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी इसको कह सकते हैं यम एन बटे आई आई डैश बराबर होगा एन एफ बटे आई एफ, एन एफ बटे आई एफ। पुनः चूँकि ओडेशियम पैरेलल टू ओ सी, इसलिए यम एन बराबर ओ डैश, ये दोनों रेखा ये पैरेलल हैं, तो इसलिए ये दूरी दोनों बराबर होगी। यानी हम इसको कह सकते हैं यम एन बटे आई आई डैश बराबर, सॉरी यम एन की जगह ओ डैश रख दें, ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर हो जाएगा हमारा एन एफ बटे आई एफ, एन एफ बटे आई एफ। पुनः इसको लिख दें समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखें, इसका लेफ़्ट साइड दोनों का बराबर है, दोनों का लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट भी आपस में बराबर होगा। यानी हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से होगा क्या? ओ सी बटे आई सी बराबर होगा एन एफ बटे आई एफ। स्टूडेंट्स, यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा यानी इसका डायमीटर और कम हो तो जो पॉइंट जैसे जैसे ये छोटा हो जाएगा पॉइंट पी की तरफ खिसकेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी इतना छोटा हो जाए कि पॉइंट एन जो है पी पर कोइंसाइड करेगा। यानी हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन पी पर होगा। अतः ओ सी बटे आई सी बराबर एन एफ पी एफ, इसको लिखेंगे एन की जगह पी रख देंगे, ये हो जाएगा पी एफ बटे आई एफ, पी एफ बटे आई एफ। नोट कर लें इसको, तो इधर का मिटा दें। नोट कर लिया, पास करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूं इधर का। ठीक, चलिए इतना तक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो आया निकल कर के रिलेशन ओ सी बाई आई सी बराबर पी एफ बटे आई एफ। ओ सी बराबर क्या होगा? ओ सी इतनी दूरी है, ध्यान दें, ओ सी बराबर होगा ओ पी प्लस पी सी, ओ सी बराबर होगा ओ पी प्लस पी सी, यानी ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी सी बटे आई सी। आई सी का मतलब इतनी दूरी है, इतनी दूरी का मतलब होगा कि हम पी सी में से पी आई घटा दें, पी सी में से पी आई को घटा दें, तब हमें आई सी मिल जाएगा। यानी इतनी दूरी में से इतनी दूरी निकाल लें,
यानी इसको हम लिखेंगे पी सी माइनस पी आई, ये बराबर क्या होगा, पी एफ तो हमको मालूम होता है फोकस दूरी है, इसको लिख दें पी एफ बटे आई एफ का मतलब होता है, आई एफ तो कोई दूरी हमको मालूम नहीं होती है, तो हम करेंगे क्या कि पी एफ में से पी आई घटा देंगे, इसको कर देंगे पी एफ माइनस पी एफ में से पी आई घटा देंगे, पी एफ में से पी आई घटा देंगे। अब हमारे पास मिला ओ पी क्या है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, मीनिंग दैट ये हो जाएगा u प्लस होगा माइनस, किरण आरेख ऐसे चल रही है और दूरी हम पोल से इधर नाप रहे हैं इसलिए माइनस होगा, माइनस प्लस पी सी किरण आरेख चलने की दिशा में पी से सी की तरफ हम जाएंगे, तो ये होगा पी सी, यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र है, तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये हो जाएगा आर बटे पुनः पी सी है, पी सी का मतलब है आई सी था तो पी सी मीन्स आर माइनस पी आई का मतलब है यहाँ से लेकर के इमेज की दूरी, यानी दर्पण से इमेज के बीच की दूरी, जिसको हम लिखते हैं वी, ये हो गया वी बराबर पी एफ फोकस दूरी है, पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं एफ बटे एफ माइनस पी आई मतलब बी। इसको सॉल्व करें हम, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दें, आर माइनस यू बटे आर माइनस बी बराबर एफ बटे एफ माइनस बी, एफ बटे एफ माइनस बी, फिर ये गुणा कर दें, ये हो जाएगा आर एफ माइनस आर बी माइनस यू एफ प्लस यू बी बराबर आर एफ माइनस एफ बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आर एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर जो बचेगा यू बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस एफ बी प्लस आर बी प्लस यू बी बराबर होगा, यानी फिर से यू बी बराबर होगा माइनस एफ बी प्लस 2FB, आर बराबर होता है 2F, यहाँ लिख लें आर बराबर होता है 2F प्लस UF, यानी ये हो जाएगा आपका UB इज इक्वल टू FB प्लस UB F से भाग दे दें, इसमें दोनों तरफ UB F से भाग दे दें, UB F और यहाँ हो गया UB F, यानी ये कट जाएगा, इसमें B कटेगा और F कटेगा और यहाँ F U, यानी 1/F बराबर होगा 1/U प्लस 1/B, या 1/F बराबर होगा 1/B प्लस 1/U, सेम रिलेशन जैसा कि अवतल दर्पण में आया था, सेम वही रिलेशन आता है इसमें भी, उत्तल दर्पण में भी सेम वही रिलेशन आता है, नोट कर लें। चलिए ठीक है, पास करके नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मिटा दें इसे, नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पास करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम इस रिलेशन को एक दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे प्रतिबिंब हम कैसे बना रहे हैं, किरण आरेख बनाने की कोशिश करें, एक दूसरा तरीका भी होता है किरण आरेख बनाने का। ये दूसरा तरीका क्या है, किरण को मैं यहाँ से यहाँ ले चलूँ इसके फोकस पर,
अगर वो किरण इसके फोकस पर जाएगी तो ये इस दिशा में होकर के जाएगी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण आई बराबर होगा कोण आर। ये किरण जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये किरण जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से ऐसे बना भी सकते हैं। वो है, एक हम उत्तल दर्पण बना लें, एक उत्तल दर्पण बनाएं, और इसके सामने ये आपका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी स्थित है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी स्थित है, या ओ डैश, इसको जैसा कि हम ओ डैश लिखते हैं। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले चलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले चलेंगे, और इसका परावर्तन होने के बाद ये इस दिशा में चली जाएगी, और आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती, मीनिंग दैट या जो होगा आपका यफ होगा। दूसरी किरण को हम ध्रुव पर ले जाएं, ध्रुव से होकर के ले जाएं, दूसरी किरण को हम ध्रुव से होकर ले जाएं, यानी ये ध्रुव से अगर जाएगी, ध्रुव पर जाएगी तो परावर्तन के नियम का पालन होगा। यानी ये किरण हम इसके ध्रुव पर ले जा रहे हैं तो परावर्तन के नियम का पालन होगा, जिसके कारण ये किरण जो है इधर इस दिशा में चली जाएगी, परावर्तित होगी, और परावर्तन के नियम से इसी को आगे जब बढ़ा देंगे तो ये जो है जिस बिंदु पर कटेगा वहीं इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा आई डैश, सॉरी ये होगा आई, ये हो जाएगा आर, ये हो गया आपका, ये चूंकि अपोजिट एंगल होगा शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये भी आर होगा। इसका हम कुछ मान रख दें। ये किरण ऐसे गई, इसके बाद इस दिशा में निकल गई, एक किरण ऐसे गई, इसके बाद इस दिशा में निकल गई। ये आपका होगा आई डैश, आई डैश। यहाँ से एक लंब डाल दें, एक लंब डाल दें। हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है त्रिभुज ओ डैश पी, ओ डैश पी, और त्रिभुज आई डैश पी में, त्रिभुज इतने तथा त्रिभुज आई डैश पी में, आई डैश पी में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे है, इस तरह से है। ये है आपका ओ डैश, ये है पी, यह है आई डैश। यह एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर, यह है परावर्तन के नियम से। आप जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको कहते हैं परावर्तन के नियम से। दूसरा कोण ओ डैश ओ पी, ये है एंगल ओ पी बराबर होगा कोण आई डैश आई पी। ये हैं दोनों, सब क्या हैं, दोनों समकोण है या लंबवत हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ डैश बटे आई डैश बराबर, इसलिए ओ डैश बराबर बटे आई डैश, ये बराबर होगा आपका ओ पी बटे पी आई, ओ पी बटे पी आई। दूसरा हमारे पास त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज इसको यम मान लेते हैं, यम और ये यन है, यम यन यफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में, आई डैश आई एफ में कोण यम एफ यन, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में है,
उभयनिष्ठ है। ये इस तरह से बना हुआ, देखें ऐसे बना हुआ है। ये आपका यफ है और यहाँ से ये है यम, ये है यन, ये है आई, ये है आई डैश, आई डैश। तो ये कोण यफ जो है उभयनिष्ठ है और कोण यम यन आई, यम यन आई इज इक्वल टू कोण आई डैश आई एफ, आई डैश आई एफ, इसको कहते हैं समकोण। ये दोनों जो है समकोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइड्स ये अनुपात ये बटे ये बराबर इतना बटे इतना, यानी ये हो जाएगा आपका यम यन, ये होगा आपका यम यन बटे आई आई डैश बराबर यन एफ बटे आई एफ, यन एफ बटे आई एफ, यन एफ बटे आई एफ। फिर से आगे क्या होगा, चूंकि ये रेखा देखिए ओ डैश यम और ओ पी दोनों समानांतर हैं, यानी ओ डैश यम इज पैरेलल टू ओ पी, इसलिए क्या हो जाएगा ओ डैश ओ इज इक्वल टू यम एन, ओ डैश ओ इज इक्वल टू एम एन, इसलिए हम लिखेंगे ओ डैश ओ बटे आई आई डैश बराबर यन एफ बटे आई एफ, यन एफ बटे आई एफ। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। फिर से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है, इसका लेफ़्ट साइड इसके लेफ़्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा ओ पी बटे पी आई बराबर एन एफ बटे आई एफ, एन एफ बटे आई एफ। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, इसका डायमीटर जो है छोटा होगा, तो बिंदु एन पी पर होगा। आगे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन बिंदु पी पर होगा, बिंदु एन बिंदु पी पर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, इसलिए क्या होगा ओ पी बटे पी आई बराबर पी एफ बटे आई एफ। चलिए एक स्टेप और, ओ पी बटे पी आई बराबर क्या होगा पी एफ बटे आई एफ। आई एफ का मतलब होता है कि दूरी तो मालूम नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे पी एफ में से पी एफ माइनस पी आई मान रख दें। ओ पी ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी, जिसको हम यू से लिखते हैं, यानी यू माइनस होगा प्लस, ये माइनस होगा क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है, और जो पोल से दूरी हम नापेंगे इसकी विपरीत दिशा में नापेंगे, चलिए किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे। पी आई मीन्स पी आई इमेज और पोल के बीच की दूरी, जिसको हम बी से लिखते हैं, ये प्लस होगा क्योंकि किरण के चलने की दिशा में है। दूसरा पी एफ जो होगा ये होगा आपका एफ, ये भी प्लस होगा, पी एफ माने यानी ये भी एफ माइनस बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इधर का लिख लें, पहले उतार लें, मेरे ख्याल से लिख चुके होंगे, मिटा दें, पास करके लिखिएगा इसको, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास, इसके पास क्या आएगा आगे, इसको हम गुणा कर दें, माइनस यू एफ प्लस यू बी बराबर एफ बी,
यानी यू बी बराबर हमारा हो जाएगा एफ बी प्लस यू एफ। यू बी एफ से भाग देते हैं, यू बी बटे यू बी एफ बराबर एफ बी बटे यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ। यानी ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ से, बी बी से, यू यू से, एफ एफ से। यानी ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b या 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। सेम एज यू गेट इट, सेम एज कॉनकेव मिरर। दर्पण सूत्र कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए बराबर होता है। स्टूडेंट्स इसको उतार लें, तो उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आगे। ओके, उतार लें, इसको पास करके उतारिए। हो गया, चलिए आगे उतार लिया आपने। चलिए इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अभी तो हमने इसको देखा था कि एक एक्सटेंडेड इमेज, यानी किसी वस्तु के लिए अगर पॉइंट इमेज है तो कैसे निकालें, अगर पॉइंट इमेज इसका हो तो कैसे हम निकालें। लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु हो तो इसको बोलते हैं बिंदु वस्तु। जब बिंदु वस्तु है तो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये उत्तल लेंस, इसको बना दें, ये हमारे पास उत्तल लेंस होगा, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। इसमें से ये किरण हम मुख्य अक्ष से होकर के ले जाएं तो ये किरण आप जानते हैं इधर से जाएगी उधर से वापस आ जाएगी। क्योंकि ये जो है आपका पॉलिश्ड है इसलिए पीछे नहीं जाएगा, तो ये पीछे डैश डैश करके हम मिला देते हैं, जैसे लगता है कि इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण को हम इस किसी दूसरे बिंदु से लेकर आपतित कर रहे हैं। ये किरण इस पर आपतित हो रही है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर का नियम लगाते हुए ये वापस चली जाएगी। सपोज दैट हमारे पास जो है ये सेंटर है, वक्रता केंद्र से मिलाती एक रेखा खींच दें, ये इस पर लंब होगा, ये है आपका होगा सी, और इसी के बराबर कोण बनाती हुई ये रेखा परावर्तित हो जाएगी। इसी के बराबर कोण बनाती हुई ये रेखा परावर्तित हो गए। इसको ये डैश डैश करके पीछे से मिला दें। ये किरण जो इधर से जा रही थी, ये किरण जो इधर से जाती हुई प्रतीत होती, यहीं पर इसका इमेज बनेगा। ये दोनों जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। ये एंगल आपका आई है, आई, ये एंगल आपका आर है। तो एक देखिए ये एंगल, ये भी आपका जो है अपोजिट एंगल होगा, आर हो जाएगा। जैसे ये है इस तरह से, तो अगर ये आर है आपका तो ये भी आर होगा, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। पुनः इस पर एक लंब डाल देते हैं हम, अगर चाहें तो एक लंब डाल दें। ये है आपका यम, ये है एन है। ये एंगल देखें, ये मान लो अल्फ़ा है, ये एंगल आपका मान लो बीटा है, ये एंगल आपका गामा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एंगल आपका अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास देखें ये त्रिभुज ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी में कोण आई बहिष्कोण है। देखिए इसका ये बहिष्कोण होगा, कोण आई बहिष्कोण है। आप जानते एक्सटीरियर एंगल,
बहिष्कोण, आप जानते हैं बहिष्कोण अपने अंतःसम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कोण I बराबर होगा अल्फ़ा प्लस गामा। पुनः इसको समीकरण नंबर 1 कर लें। पुनः त्रिभुज MIC में त्रिभुज MIC में कोण बीटा बहिष्कोण है, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा अपने अंतःसम्मुख कोणों R और गामा के योगफल के बराबर होगा। ये हो जाएगा R प्लस गामा, यानी इससे मैं R निकालूँ तो R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। परंतु आप जानते हैं कोण I बराबर होता है कोण R। कैसे? परावर्तन के नियम से, इसलिए ये हो गया I बराबर हो गया बीटा माइनस गामा। इसको हम कर दें समीकरण नंबर 2। फिर देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। पुनः हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हमारे पास मिलेगा अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। गामा को इधर कर दें, ये हो जाएगा 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा। 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा। आइए आगे देखें, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यदि अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर छोटे होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा का मान बहुत कम होता है, तो आप जानते हैं क्या कि tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, tan बीटा बराबर बीटा और tan गामा बराबर गामा। इसी तरह sin अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, sin बीटा बराबर बीटा, sin गामा बराबर गामा। यानी यदि अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत छोटा हो तो यदि अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा का मान बहुत छोटा हो तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा क्या? tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा? mn/on, mn/on। बीटा बराबर होगा tan बीटा, बीटा बराबर होगा tan बीटा। tan बीटा का मान क्या होगा? mn/ni, tan गामा यानी गामा बराबर होगा tan गामा। ये बराबर क्या होगा? tan गामा mn/nc, ये मान रख दें। हम लिख दें इसको समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रख दें। ये क्या होगा? 2 गुणे गामा यानी mn/nc बराबर होगा बीटा। बीटा का मतलब होगा mn/ni, माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है mn/on, ये mn कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/nc बराबर 1/ni माइनस 1/on।
स्टूडेंट्स इतना नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, तो उसके बाद मैं आगे बताऊं। आगे यानी इसको मिटा दें सर, नोट कर लिया। चलिए इसके बाद फिर क्या होगा, एन सी क्या है, एन हमको दूरी नापनी है पी से, पोल से हमको दूरी जो है नापनी है इसके पोल पी से नापनी है, चूंकि एन दिया है। लेकिन यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु एन पी पर होगा। यानी लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु पी पर होगा, बिंदु पी पर होगा। यानी हम एन की जगह पी रख दें, यानी 2/PC बराबर 1/PI माइनस 1/OP। मान रख दें 2/PC, PC का मतलब है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बटे आर हो जाएगा। आर प्लस होगा या माइनस, ये प्लस होगा, क्योंकि किरण आरेख के दिशा की चलने की दिशा में हम इसको नाप रहे हैं। बराबर हो जा 1/PI, PI का मतलब ध्रुव से इमेज के बीच की दूरी, यानी इसको हम बी से लिखते, ये भी प्लस होगा, माइनस 1/OP। OP का मतलब है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, इसको हम यू से लिखते हैं, ये आपका माइनस होगा, क्योंकि किरण के चलने के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं हम। यानी ये हो जाएगा आपका 2, आर की जगह हम लिख दें 2F बराबर हो जाएगा 1/B प्लस 1/U। 2 से कैंसिल कर दें, 1/F बराबर होगा 1/B प्लस 1/U। ये सेम रिलेशन आ रहा है। यानी दर्पण का फार्मूला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सब के लिए सेम होता हुआ क्या होता है, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसको नोट कर लें। तो इस पर से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएं, इसको नोट कर लें। चलिए मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे शुरू करते हैं। कुछ इस पर न्यूमेरिकल पास करके नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से 60 सेंटीमीटर दूरी पर से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। ये है आपका यह बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, प्लस होता है, याद रखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, यानी यू बराबर हमेशा माइनस होगा, 60 सेंटीमीटर है। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/B प्लस 1/U, हमको 1/B मालूम करना है। 1/B बराबर होगा 1/F माइनस 1/U। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, बार बार इस्तेमाल इसी करेंगे हम। ये नीचे हो जाएगा FU, ऊपर हो जाएगा U माइनस F, यानी V बराबर आपका होगा FU बटे U माइनस F। इस तरह से सॉल्व कर लें। इस तरह U बराबर होगा U बराबर तो यहाँ भी हो जाएगा। चलिए मान रख दें B बराबर होगा है क्या, F का मान कितना है 40 गुणे U का मान माइनस 60 बटे 60 माइनस 60, ये माइनस 60 है, और माइनस 40। ये बराबर होगा B बराबर होगा V बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस के साथ माइनस 40 गुणे 60 बराबर 60 और 40 100 हो गया, 100 माइनस 7 माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों जीरो काट दो, ये हो जाएगा 4 6 24 प्लस 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्लस 24 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लें। मिटा दें इसको, पास करके नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पचास सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बने। आंसर क्या होगा इसका, सोचिए। दिया क्या क्या है, F दिया है, उत्तल दर्पण है तो 50 सेंटीमीटर दिया उत्तल दर्पण के लिए, प्लस होगा। स्टूडेंट्स इसमें जो दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ प्रतिबिंब रखा गया है, इसमें प्रतिबिंब V का मान दिया गया है। V का मान मीन्स होता है 30 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा कि माइनस, इस पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु छोटा बनता है, और दर्पण के दूसरी ओर जिधर वस्तु रखी जाए उसके दूसरी ओर यानी दाहिने बनता है। यानी इसका
मान हमेशा प्लस होता है, इसका मान हमेशा प्लस होता है। तो इस वैल्यू को हम रख दें 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/u का मान मालूम करना है, 1/f माइनस 1/b, 1/f माइनस यानी 1/u बराबर हो जाएगा b माइनस f बटे एफ बी। तो u बराबर हो जाएगा एफ बी बटे बी माइनस एफ। मान पुट कर दें हम, u बराबर होगा एफ मीन्स हो गया 50 गुणे v का मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर बटे 30 माइनस 50, 30 माइनस 50 यानी u बराबर हो जाएगा आपका 50 गुणे 30 बटे 30 में से 50 घटाएंगे तो -20 होगा, एक जीरो इससे कट गया, इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी u बराबर होगा 25×75 -75 सेंटीमीटर। u बराबर होगा -75 सेंटीमीटर। नोट कर लें। पास करके नोट कर लीजिए। मिटा दें इसको। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें। स्थिर कार, क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर कार में बैठा व्यक्ति पार्श्व दर्पण से देखता है कि एक धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्थिर कार में बैठा व्यक्ति पार्श्व दर्पण से देखता है कि एक धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार की ओर आ रहा है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो 2 मीटर हो तो प्रतिबिंब की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि धावक नंबर 1 39 मीटर पर हो, यदि धावक दर्पण से दर्पण से नंबर 1 39 मीटर, नंबर 2 29 मीटर, नंबर 3 19 मीटर,
नंबर 4 9 मीटर पर हो। कह रहा है स्थिर कार में बैठा व्यक्ति पार्श्व दर्पण से देखता है। आप जानते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, इसको ध्यान रखें। यदि कार में बैठा व्यक्ति पार्श्व दर्पण से देखता है कि एक धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कार की ओर आ रहा है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो प्रतिबिंब की औसत चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम 1 सेकंड में प्रतिबिंब में कितना विस्थापन होता है उसको निकाल लेंगे, और उसमें निकालने में जो आएगा उसमें 1 से भाग देंगे तो वो आपका प्रतिबिंब की चाल आ जाएगी। जैसे इसमें दिया पहले कंडीशन, पहले में क्या दिया है, पहले तो एफ का मान निकालें। दर्पण की फोकस दूरी आपकी किताब में दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, आप भी लिख लें कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। चलिए, तो आर का मान दिया है आपका 2 मीटर, तो यह बराबर होगा r/2 बराबर होगा 2/2 बराबर 1 मीटर। दूसरी चीज़ क्या दिया है, u पहली दशा में u बराबर दिया है -39 मीटर। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर होगा u माइनस f। सूत्र हमने ऐसे निकाला है इसका, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, या 1/b बराबर होगा 1/f माइनस 1/u, या 1/b बराबर होगा u माइनस f। तो b बराबर हो जाएगा आपका u माइनस f। इसी का उपयोग हमने किया है इस सूत्र का। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u की जगह हम लिखेंगे -39 और f की जगह रखेंगे 1/u माइनस f। u का मतलब -39 और -1, तो b बराबर हो जाएगा 39/40। b बराबर होगा 39/40। पुनः लिखेंगे, 1 सेकंड में धावक की स्थिति, 1 सेकंड में धावक की स्थिति u डैश कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी थी 39 -39 थी, और इसमें 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा -34। ये हो जाएगा -34। अतः 1 सेकंड बाद यहाँ 1 सेकंड में धावक की स्थिति, 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति, 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो जाएगा b डैश बराबर होगा u डैश f/u डैश माइनस f। मीनिंग दैट इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका v डैश बराबर हो जाएगा u डैश माने -34 गुणे f, ये कहीं रहेगा -34 -1, यानी
वी डैश बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34/35, 34/35। अतः 1 सेकंड में प्रतिबिंब में विस्थापन 1 सेकंड में प्रतिबिंब में विस्थापन या प्रतिबिंब विस्थापन प्रति सेकंड, ये डेल्टा बी हो जाएगा बी माइनस बी डैश, बी माइनस बी डैश। बी है 39/40, 39/40 माइनस 39/40 माइनस 34/35, 34/35। इसका एलसीएम निकाल लें, 40 और 35 का एलसीएम निकालें, ये 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 7 35, यानी ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको हल करें तो 5 8 40, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। ये हो जाएगा 280, 40, 7 से 7 9 63 के 3 और 7 3 21, 21 6 27, 21 6 27। और इधर हो जाएगा 5 7 35, 8 से गुणा कर दें, 8 चौक 32, 8 3 24, 3 27 बराबर हो जाएगा 1/280। अतः प्रतिबिंब की औसत चाल, प्रतिबिंब की औसत चाल, औसत चाल बराबर होगा 1/280 में 1 से भाग देंगे तो बात वही होगी, 1/280 मीटर प्रति सेकेंड। प्रतिबिंब की औसत चाल जो होगी 1/280 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ये पहली स्थिति है, नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद आगे बताएं। चलिए दूसरा पास करके नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा इसकी कंडीशन ध्यान दीजिए, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी कंडीशन तो मेरे ख्याल से आर का मान वही रहेगा, एफ का मान वही रहेगा, केवल यू भी बदलेगा, यानी इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें। चलिए अब ये क्या कह रहा है, u का मान यहाँ हो गया -29, u बराबर हो गया -29, तो v बराबर ऐसे निकाल लें। प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्या हो जाएगा, u एफ बटे u माइनस एफ, u एफ बटे u माइनस एफ बराबर हो जाएगा आपका, u का मान है 29 गुणे 1, u -29 है बटे -29 माइनस 1 बराबर -29 बटे -30, यानी ये बराबर हो जाएगा 29/30, ये बराबर हो जाएगा 29/30। फिर 1 सेकंड बाद एक दौड़ता है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है चाल से, तो 1 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँचेगा, तो 1 सेकंड बाद धावक की स्थिति, यानी धावक दर्पण से कितनी दूर होगा 1 सेकंड बाद, धावक की स्थिति 1 सेकंड बाद धावक की स्थिति बराबर हो जाएगा -29 में 5 जोड़ दें। माइनस हम क्यों रख रहे हैं कि बाएं तरफ अगर इसमें या 29 में से 5 घटा दो माइनस के साथ आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -29 -5 ऐसे लिखेंगे, तो ये 29 -29 + 5 हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखेंगे -29 -5, चूँकि दोनों की दिशा विपरीत है तो इसको माइनस लिखिए, माइनस प्लस हो जाएगा ये। चलिए ये हो जाएगा आपका -24 5 29। फिर से क्या होगा आगे, तो 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति, 1 सेकंड बाद
प्रतिबिंब की स्थिति, 1 सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति, यानी बी डैश बराबर, ये आपका यू डैश आएगा, बी डैश बराबर यू डैश एफ बटे यू डैश माइनस एफ बराबर, यू डैश का मान आ रहा है -24 गुणे 1 बटे -24 बराबर हो जाएगा -24 बटे -25, यानी ये हो जाएगा वी डैश बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। अतः विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन डेल्टा बी बराबर होगा बी माइनस बी डैश, विस्थापन डेल्टा बी बराबर होगा बी माइनस बी डैश, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 29 बटे 30, डेल्टा बी बराबर होगा 29 बटे 30 माइनस 24 बटे 25, माइनस 24 बटे 25। ये 30 और 25 का एलसीएम ले लें, आसान तरीका, 5 छक 30, 5 25, यानी ये हो जाएगा 5 छक 30, ये होगा 5 छक 30, 30 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 150 होगा, ये होगा 150, यानी 5 छक 30, 5 से गुणा करते 5 9 45, 5 2 10, 4 14, माइनस 5 25, 6 से गुणा करते 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी ये हो जाएगा 1 बटे 150। औसत चाल, प्रतिबिंब की औसत चाल क्या होगी, प्रतिबिंब की औसत चाल बराबर होगा 1 बटे 150। इसमें अगर 1 से विभाग देंगे तो बात वही आएगी, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसकी औसत चाल होगी 1 बटे 150 मीटर प्रति सेकेंड। इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स, ये जो है आगे आप इसी तरह से 19 का और 9 का निकाल लेंगे, और जो आप प्रतिबिंब की चाल देखेंगे, जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक वस्तु आ रही है, धावक जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक आ रहा है उसकी चाल बढ़ रही है। यानी कि अगर स्थिर व्यक्ति किसी स्थिर दर्पण में देखता है और कोई वस्तु दौड़ती हुई उधर आती है, जैसे जैसे करीब आती है वैसे वैसे धावक की या उस वस्तु की चाल बढ़ती जाती है। इसको नोट कर लें, और आगे इसका तीसरा और चौथा पार्ट बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इस आधार पे। मिटा दें इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन और देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, 50 मीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, 50 मीटर वक्रता त्रिज्या, 50 मीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण की ओर, 50 मीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण की ओर प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए, प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए प्रकाश, 50 मीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण की ओर प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब
एक वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेकंड में 25/3 मीटर से 25/3 मीटर से 50/7 मीटर खिसकता है। 50/7 मीटर खिसकता है वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से एक बार देखिए। 50 मीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण की ओर प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए एक वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेकंड में 25/3 मीटर से 50/7 मीटर खिसकता है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेकंड में 25/3 मीटर से 50/7 मीटर खिसकता वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें तो पहले ध्यान दीजिए, यदि यह उत्तल दर्पण तो यानी एफ इसका धनात्मक होगा। इसका आंसर देखें कैसे हल किया जाए। यह बराबर होता है R/2 बराबर 50/2 मीटर बराबर हो गया 25 मीटर। दूसरी चीज़ कह रहा है 30 सेकंड में, पहले तो समय को हम टाइम को अभी यहाँ नेगलेक्ट कर दें। 30 सेकंड जो लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि 25/3 मीटर से, यानी b का मान जब 25/3 होता है, 25/3 मीटर होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू क्या होगी। यानी जब वस्तु 25/3 मीटर पर प्रतिबिंब 25/3 मीटर पर बनता है तो u क्या रहा होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि पहली बात तो ये माइनस होगा कि प्लस, तो नो कन्फ्यूज़न, ये प्लस ही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह पॉजिटिव दिशा में बनता है, यानी दाहिने तरफ बनता है, किरण आरेख की दिशा में ही बनता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो u निकाल लें हम। u बराबर होगा u/u माइनस f बराबर वैल्यू रख दें। u बराबर होगा आपका, इसको हम इस तरह से लिख दें, v बराबर u बराबर निकालना हमको, तो u बराबर होगा तो bf हो जाएगा, bf/b माइनस f बराबर होगा, b की वैल्यू है 25/3 गुणे f की वैल्यू है 25 बटे, ये है आपका v की वैल्यू है आपकी 25/3, यह हो जाएगा 25/3 माइनस 25/3 माइनस 25, यानी u बराबर होगा, इसको सॉल्व करें, यह हो जाएगा आपका 25 गुणे 25 बटे 25 माइनस 75, मीनिंग दैट u बराबर हो जाएगा आपका 25 गुणे 25 बटे माइनस 50, तो 25 दूना 50, यानी v बराबर u की वैल्यू मालूम करनी हमको, u बराबर हो जाएगा 25/2 माइनस 25/2, इसकी जो वैल्यू आएगी -25/2 मीटर। इसी प्रकार जब प्रतिबिंब की स्थिति जब प्रतिबिंब की स्थिति 50/7 होता है तो 7 मीटर
है तो u बराबर आपका हो जाएगा बी एफ बटे यू डैश कर दें, इसको बी डैश कर दें, बी डैश माइनस एफ बराबर बी डैश का मतलब 50/7 माइनस गुणे 50/7 गुणे एफ की वैल्यू 25/50/7 माइनस 25, यानी ये हो जाएगा आपका गुणे 25/50 माइनस 175, 50 गुणे 25 गुणा कर दें, 7 25 छक्का 150, 25 सत्ते 125, यानी ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 25 बटे 50 में से 175 घटा दें तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका 25 छक्का 125, 2 तिहाई 6, ये हो गया 2 दूनी 2 25 दूनी, यानी ये हो जाएगा आपका 25/3, ये हो जाएगा 25/3 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस है तो नेगेटिव होगा मीटर। अतः वस्तु की स्थिति 30 सेकेंड में वस्तु के स्थिति में विस्थापन क्या होगा, डेल्टा यू डैश माइनस यू डैश माइनस यू, यानी -25/3 माइनस 25/2, यानी ये हो जाएगा आपका -25/3 प्लस 25/2। मीनिंग दैट इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और ये 25 तियाँ 75 बटे 3 दूनी 6 बटे 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस 25/6 जाएगा, प्लस 25/6। पच्चीस बटा 3 हो गया। चलिए अब इसके बाद ये पूछ रहा है, इधर का मिटा दें। अब इसके बाद ये पूछ रहा है चाल प्रतिबिंब की, वस्तु की चाल क्या है, वस्तु की चाल बराबर कर दें विस्थापन बटे समय कर दें, यानी 25/6/30, 30 सेकंड में विस्थापित होता है तो ये टाइम हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा 25/6 × 30
ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 25/1000 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 30 तो 60 ऊपर चला जाएगा। सेकेंड को 30 से सेकेंड था तो इसको घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 60। तो मेरे ख्याल से 1 0 इससे काट दें, 1 0 इसको काट दें, ये 6 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 दूनी 50/100, 25 दूनी 50/100 बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति आवर, 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका जो है इस 2-4 सवाल मैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया, इसके अलावा भी आप अपनी किताब से सवाल को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। इसलिए पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।